अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज के दिन हम एडवांस सेट थ्योरी जो है प्रोफेसर अब्दुल शकूर जिनकी बुक से इनके नोट्स से जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक ही वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। इन पर डिटेल लेक्चर्स में मौजूद है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उनको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ओवरव्यू के तौर पर ही हम चीज़ें देखेंगे और कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट बस, मैं ना एक वायर कनेक्ट कर लूँ, फिर उसके बाद ना हम करते हैं स्टार्ट। तो मुझे नहीं था पता कि अभी तक वायर हमने कनेक्ट नहीं की। ठीक है, तो ये होने लगी है कनेक्ट। चलिए हो गया कनेक्ट। सबसे पहले क्या आ गया, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या आता है, इसको इक्विपोटेंट भी कहते हैं कि दो सेट ए एंड बी जो है उनको हम इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट कहेंगे अगर हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करे जो कि बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन हो। और अगर दो सेट्स जो हैं वो आपस में इक्विवेलेंस आ गए तो हम इसको इस तरह ज़ाहिर करेंगे, ए इज इक्विवेलेंस टू बी। अब कहते हैं कि ये जो इक्विवेलेंस का रिलेशन होता है, यानी कि ये जो इक्विवेलेंट होता है ना, ये हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और एंटी सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांसिटिव भी होता है। ये हमने साबित करना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक आइडेंटिटी फंक्शन लेंगे, यानी कि खुद से खुद तक। तो हम देखेंगे कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, तो ए से ए तक एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, इसका मतलब ए इज इक्विवेलेंस टू ए। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आ गई। और आप चाहें तो इसको मैथमेटिकली वन वन और ऑन टू साबित भी कर सकते हैं। वन वन के लिए हम क्या करेंगे, देखें, इसके दो एलिमेंट्स लेंगे। तो इसके दो एलिमेंट्स लिए हमने, फिर हमने क्या किया, इस आई में पुट कर देंगे और हमने इसको सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू वाई आ गया, यानी कि ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल आ गए। तो हम कहेंगे फंक्शन वन वन हो गया। ऑन टू के लिए हम इसके एलिमेंट लेंगे, हम कहेंगे इसके हर एक एलिमेंट के लिए इसका एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ऑन टू है, यानी कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए इसका एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ये देखें, इसका एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे कि ये ऑन टू भी हो गया, वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, यानी बाइजेक्टिव हो गया। तो आई बाइजेक्टिव हो गया, यानी कि ए इज इक्विवेलेंस टू ए हो गया। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक पे चलते हैं। सिमेट्रिक के लिए उन्होंने क्या किया है, वो कहते हैं कि फर्ज किया है कि ए इज इक्विवेलेंस टू बी। यहाँ से फिर हम साबित करेंगे बी इज इक्विवेलेंस टू ए। ये चीज़ हमें गिवन है, इसका मतलब है कि एक फंक्शन होगा ए से बी तक जो कि बाइजेक्टिव होगा। अब बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स हम लेंगे। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स भी बाइजेक्टिव होता है। तो हम कह देंगे कि अगर ये फंक्शन हमारे पास इक्विवेलेंस है ना, तो इसका इन्वर्स भी इक्विवेलेंस होगा, इसका इन्वर्स भी बाइजेक्टिव होगा। अगर ये बाइजेक्टिव है ना, तो इसका इन्वर्स भी बाइजेक्टिव होता है। कैसे बाइजेक्टिव होता है, ये नीचे उन्होंने प्रूव किया गया है, यानी कि एफ इनवर्स वन वन भी है, एफ इनवर्स ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। और ये दो बाइजेक्टिव हो गए तो इसका मतलब बी इज इक्विवेलेंस टू ए, यानी कि अगर ये बाइजेक्टिव था तो ये बाइजेक्टिव हो गया, इसका मतलब था ए इज इक्विवेलेंस टू बी। तो यहाँ से हमने ये चीज़ साबित कर दी, यानी कि बी इज इक्विवेलेंस टू ए। तो हमारे पास सिमेट्रिसिटी भी साबित हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांसिटिविटी पे। ट्रांसिटिविटी पे हमने क्या साबित करना है कि अगर ए बी के इक्विवेलेंस है, बी सी के इक्विवेलेंस है, देन फिर ए जो है वो सी के इक्विवेलेंस हो। ये दोनों चीज़ें गिवन है, तो इसका मतलब है इसके लिए एक फंक्शन एफ एग्जिस्ट करता होगा ए से बी तक जो बाइजेक्टिव होगा, और इसके लिए फंक्शन एक जी एग्जिस्ट करता होगा जो कि बी से लेके सी तक होगा। अब वो ये देखें, ये फंक्शन ए से बी तक क्या है, बाइजेक्टिव है, ये हमें गिवन है। और यहाँ पे अगर मैं सेट सी बना लूँ तो बी से सी तक भी हमें बाइजेक्टिव गिवन है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक इनकी कंपोजिशन लूंगा। तो कंपोजिशन क्या आएगी, जी ऑफ एफ आ जाएगी जो कि ए से लेके सी तक होगी। तो दो बाइजेक्टिव फंक्शन की कंपोजिशन भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होती है। कैसे होती है, ये यहाँ पे प्रूव किया गया है, जी ऑफ एस इज वन वन और जी ऑफ एफ इज ऑन टू। ठीक हो गया। तो वन वन के लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि दो एलिमेंट लिए हमने पहले सेट से, यानी कि ए सेट से दो एलिमेंट लिए, इसको जी ऑफ एफ में रखा, इसको जी ऑफ एफ में रखा, और जी ऑफ एफ रखने के बाद हमने इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद ए इज इक्वल टू बी आ गया। तो ये लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू बी, ये पीछे। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ए इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी आ गया, तो हम कह देंगे, यानी कि ये जो एलिमेंट लेके चले थे वो आपस में इक्वल आ गए, हम कह देंगे जी ऑफ एफ इज वन टू वन। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इसके हर एक एलिमेंट के लिए इसका एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन ऑन टू हो गया। तो ये देखिए, फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू सी के लिए हमारे पास इस तरह के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, बी बिलोंग्स टू बी, और फिर बी में रहते हुए ए बिलोंग्स टू ए आएगा, सच दैट कि ये फंक्शन हमारा सेटिस्फाई होगा, यानी कि फंक्शन हमारा जो बनाया था हमने ये वाला सेटिस्फाई होगा। तो हम कह देंगे कि हमारे पास क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया, वन वन भी हो गया, ऑन टू भी, तो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो गया। ये फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ है, ए से सी के दरमियान था, तो हम कह देंगे ए इज इक्विवेलेंस टू सी, यानी कि यहाँ से हमने ये वाली चीज़ प्रूव कर दी और हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हो गया,
ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया था, यानी कि ये जो इक्विवेलेंट, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हम कह देंगे कि ये तीन चीज़ें कवर करने की वजह से ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने साबित करवाना है कि प्रूव दैट 0,1 जो है वो इस इक्विवेलेंस टू इसके होता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए फंक्शन फाइंड करने के लिए हम ना 2 पॉइंट स्लो फार्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, y2 माइनस y1, और ये वाला लिखा हुआ ये होता है, ठीक है। तो इसके लिए ना मैं आपको इन जनरल एक फार्मूला बता देता हूँ, a, b से और c, d अगर हमें दिया गया हो ना, तो इसके लिए फंक्शन होता है f ऑफ x इक्वल टू d माइनस सी और b माइनस ए, x माइनस ए और प्लस सी, ये वाला फंक्शन होता है, ठीक है। अब ये अगर आप देखें 0,1 और a भी कोमा दिया गया है, इसको अगर इससे कंपेयर करें ना, इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो एक जगह पे 0 लगा देंगे, b की जगह पे 1, ठीक है। तो a की जगह पे 0 और b की जगह पे 1, 1 माइनस 0 और ये आ जाएगा x माइनस 0, ठीक है। और a की जगह यानी कि c की जगह पे a और d की जगह पे b लगा दे, ठीक है। तो ये बन जाएगा b माइनस ए और ये बन जाएगा प्लस ए। तो हमारे पास b माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए बन जाएगा। तो देखें एट द एंड हमारे पास यही चीज़ बनी, और एफ ऑफ एक्स को हम y भी कह सकते हैं, ठीक है। b माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स और प्लस ए, ठीक है। और ये वाली चीज़ हमारे पास फंक्शन बन गया। अब ये एक लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन एक बाइजेक्टिव होता है, इसको आप मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, मतलब अच्छा अब इसमें देखें, ये हमारे पास फंक्शन बन के आया, ये वाला फंक्शन बन के आया, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो फंक्शन बन के आया f ऑफ x इक्वल टू b माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए। इसमें ये देखें ये डोमेन है और ये रेंज है। जब 0 पुट करेंगे ना, 0 पुट करके देखें x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो b माइनस ए, 0 पुट किया प्लस ए, तो ये सारा तो 0 हो गया और बच गया a, इनके 0 पुट करने पे a आएगा। अब 1 पुट करके देखता हूँ, जब x की जगह 1 पुट किया तो 1 इक्वल टू b माइनस ए मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस ए, ये बन जाएगा b माइनस ए प्लस ए से कैंसिल b आ जाएगा। तो 1 पुट करने पे आया आंसर ये, तो यानी कि 0 पुट करने पे a आता है, 1 पुट करने पे b आता है। तो 0 पुट करने पे कितना आया, a आया, और 1 पुट करने में कितना आया, 1 पुट करने पे b आया। तो यानी कि ये देखें 0 और 1 के दरमियान जो चीज़ें होंगी वो पुट करने से a और b के दरमियान वाली चीज़ें आएंगी। तो 0 पे 1 और 1 पे 0 पे a और 1 पे b, तो ये देखें 0 पे a और 1 पे b आंसर आएगा। और ये हम कह लेंगे कि इनके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि एक लीनियर फंक्शन और लीनियर का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। इसको 1 1 1 प्रूव करेंगे। 1 1 1 प्रूव करने से पहले देखें कि 0,1 से लेके हमारे पास a, b तक था, तो हम कह देंगे इसके दो एलिमेंट लिए हमने फंक्शन में पुट किए, तो जो फंक्शन में f ऑफ x, x की जगह पुट करूंगा तो x ही आ जाएगा, जब x की जगह y पुट करूंगा तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, बाद में ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू y आ गया। जिन एलिमेंट को लेके चले थे वापस में इक्वल आ गया, हम कहेंगे फंक्शन 1 1 आ गया। अब ऑन टू के लिए ना डिफरेंट वेज है। ऑन टू के लिए आप ये भी कह सकते हैं इसकी हर वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, देन ऑन टू है, ठीक है। नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखें कि फंक्शन हमें दिया गया था y इज इक्वल टू b माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए दिया गया था, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर दे तो y माइनस बी, ए इधर आगे नेगेटिव का हो गया तो y माइनस ए ओवर b माइनस ए इक्वल टू एक्स की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो ये देखिए ये वाली वैल्यू आ गई। तो आप कहेंगे कि इसकी हर एक वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो मजीद ये कि इसको अगर हमने शो करना है ना, तो ये देखें ये अब x की वैल्यू आई, तो x किस में से बिलोंग करता था, ये डोमेन होती है, तो x 0,1 से बिलोंग करता था, x बिलोंग करता था 0,1 से। अब x की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू बिलोंग करती है s में से। अब इसका मतलब क्या है, 0 और 1 के दरमियान आएगा, ठीक है। अब ये देखें और रेंज किससे बिलोंग करती है, रेंज बिलोंग करती है तो इससे a, b से, यानी कि ये हमारे पास y बिलोंग करता है a, b से। और हम इसको लिख देंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे कि y बिलोंग करता है a और b से, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने इस y से ना ये वाली चीज़ साबित करवानी है। तो y में देखिए पहले a माइनस हो रहा है, तो हम दोनों तरफ a माइनस कर देंगे, ठीक है। तीनों तरफ ये a से कैंसिल होकर 0 आ जाएगा और ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, अब बटे के नीचे b माइनस ए चाहिए, तो इसके बटे के नीचे b माइनस ए, इसके बटे के नीचे b और इसके बटे के नीचे b, ये b माइनस ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये इससे कैंसिल होकर 1 हो गया। तो ये देखें ये वाली चीज़ 0 से 1 के दरमियान आ गई, जो कि हमने साबित करना था। फंक्शन 1 2 हो गया, 1 1 भी हो गया, 1 2 भी हो गया, यानी कि फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। तो जिन दो सेटों के दरमियान या जिन दो इंटरवल्स के दरमियान वो फंक्शन था, तो वो अब आपस में इक्विवेलेंस होंगे। इसी तरह आप 0,1 वाला कर सकते हैं। मैंने आपको फार्मूला लिखाया हुआ है b d माइनस सी ओवर b माइनस ए और x माइनस ए प्लस सी। a की जगह पे 0 और b की जगह पे 1। सबसे पहले d है तो d की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि ये a b और ये c d है। तो 5 माइनस 2 ओवर आ जाएगा 1 माइनस 0 और x माइनस 0 प्लस c की जगह पे आ जाएगा 2। तो ये 5 में से 2 निकाले 3 और ये 1 हो जाएगा और ये 3x और प्लस आ जाएगा 2। तो ये देखिए यही फार्मूला बनेगा आगे जाके, अगर आप देख लें यही फार्मूला बना। अब लीनियर फंक्शन है 1 1 1 2 इजीली आप प्रूव कर सकते हैं, 1 1 1 2 प्रूव करें
और ऑन टू भी अब आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला इन जनरल जब हमने कर दिया था तो ये भी आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, तो हम कह देंगे कि ये इंटरवल्स आपस में क्या है, इक्विवेलेंस है। अब ये भी एग्जाम्पल आप खुद ब खुद कर सकते हैं 3,6 और 10,19 वाली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये उन्होंने कहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो इक्विवेलेंस होते हैं इवन पॉजिटिव के, तो हम कर लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 सो ऑन चलता गया, और इवन पॉजिटिव क्या होते हैं, 2 4 6 8 ये वाली। तो ये देखें, 2 एक बार 2 होता है, 2 2 बार 4 होता है, 2 3 बार 6 होता है, 2 4 बार 8 होता है, यानी कि 2x वाला फंक्शन लगेगा। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x कह लें, या f ऑफ n इज इक्वल टू 2n कह लें, जैसे मर्जी। इसको 1 1 ऑन टू साबित करवाना है, तो ये भी एक लीनियर फंक्शन है, इजीली आप इसको साबित करवा सकते हैं 1 1 ऑन टू। ठीक है, ये फंक्शन उन्होंने बना लिया। और 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए फंक्शन किन के दरमियान था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इवन पॉजिटिव के दरमियान। तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इसके 2 एलिमेंट लिए हमने, वो फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी 2 2 से कैंसिल होगा, इसको लेके चले तो ये आपस में इक्वल आ गए, तो फंक्शन 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए हम कहेंगे कि इसकी हर एक वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी कि इसकी हर एक वैल्यू के लिए देखिए 2n बिलोंग्स टू e में से बिलोंग करता है n बिलोंग्स टू n सच दैट कि ये हमारा जो फार्मूला था, तो हम कह देंगे फंक्शन हमारा ऑन टू आ गया। चलिए जी आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखें, वो कहता है प्रूव दैट, प्रूव करना है कि 0,1 क्लोज इंटरवल इज इक्विवेलेंस टू दिस होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये देखें 0,1 को मैं लिखने लगा हूँ इस तरह, 0,1 को मैं लिखने लगा हूँ। इसमें कौन कौन से नंबर शामिल है, इसमें 0 भी शामिल है, इसमें 1 भी शामिल है, और 0 के और 1 के दरमियान जो बटे वाले होंगे वो भी शामिल हो गए, यानी कि 1/2 जो कि 0.5 होता है, 1/3 जो कि 0.3 होता है, 3 होता है, 1/4 जो कि 0.425 होता है, इसी तरह 1/5 जो कि 0.20 होता है। ठीक है, 0.2 होता है, इसी तरह सोन ये नंबर चलते गए आगे। और इनके अलावा भी इशारी वाली होंगी, जैसे 0.00003, तो उनको हम ए का नाम दे देते हैं। ए क्या है, वो इसके वो एलिमेंट्स जो कि इसके अलावा है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों के यूनियन से ये बनता है। अब 0,1 का मैं लिखना चाहूँ, यानी कि इस वाले को, तो मैं क्या लिखूंगा, अब इसमें 0 और 1 नहीं आएगा क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगी, 1/3 आ सकता है, 1/4 आ सकता है, 1/5 सो ऑन, और ए भी आ सकता है। ठीक है, अब इनकी मैपिंग करवाने लगा, मैं कहूँगा 0 चला जाएगा 1/2 से। मैं कहूँगा जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा ना, या जब n की वैल्यू, इसको जो मर्जी आप दे लें, x की, जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो आंसर क्या आया, 1/2 आया। जब x की वैल्यू में पुट करूंगा 1, तो उस वक्त आंसर आएगा 1/3। 1 पुट किया तो आ गया 1/3। जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा 1/2, उस वक्त 1/4 आ गया। ठीक है, और ये देखिए 2 पुट किया तो 4 आया, 1 पुट किया तो 3 आया, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा तो आएगा 1/4। और ए की जगह पे मैं कहूँगा ए पे ही मैप हो जाएगा, और ये इस तरह मैपिंग चल पड़ेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 1 पुट किया तो आंसर 3 आया, यानी कि x की, और 2 पुट किया तो आंसर 4 आया, यानी कि 1 है तो इससे 2 इजाफा 3 आया, 2 है तो इससे 2 इजाफा 4 आया। तो मैं कहूँगा x की वैल्यू जब n होगी तो आंसर n+2 आएगा। ठीक है, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो आंसर 1/2 आएगा, और x की वैल्यू जब a से बिलोंग करेगा तो उस वक्त आंसर ए ही आएगा। ठीक है, यानी कि ये x आएगा। ठीक है, यानी कि वो उस पर ही मैप होगा, जो पुट करूंगा उस पर ही। तो ये वाला हमारे पास एक फंक्शन बन गया। तो ये देखें, यही फंक्शन बिल्कुल यहाँ पे बताया हुआ है उन्होंने। ठीक है, यही फंक्शन उन्होंने बताया। अब इसको 1 1 2 साबित करना है। अच्छा, इसको 1 1 2 साबित करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप इस फंक्शन को पहले x की फॉर्म में ले आए। देखें, ये हमें चीज़ दी है ना, x = 1/n, यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पे आ जाएगा n(x = 1), तो यहाँ से n की वैल्यू निकल आ जाएगी 1/x। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये बन जाएगा 1/x+2। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो x एलसीएम आ गया 1 + 2x, और ऊपर 1x ऊपर चला जाएगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब इसको 1 1 2 साबित कर सकते हैं, ये भी 1 1 2 है, ये भी 1 1 2, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। इसको 1 1 2 साबित करें, इसको 1 1 2 साबित करें, इसको 1 1 2 साबित करें। जब ये तीनों 1 1 2 साबित हो जाएंगे तो हम कहेंगे पूरा f ऑफ x जो है वो 1 1 2 हो गया, तो बाइजेक्टिव हो गया, तो बाइजेक्टिव हो गया, तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंस आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब चलेंगे, ये भी बिल्कुल उसी तरह है, ये भी बिल्कुल इसी तरह है, बस यहाँ पे 1 पॉइंट को ऐड कर दिया है क्योंकि ऊपर वाले में 1 पॉइंट ऐड नहीं था, यानी कि 1 नहीं था। अब ये देखिए, मैं कहूँगा 0 1 पे चला जाएगा, 1 2 पे चला जाएगा, 2 3 पे, इस तरह ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब इसके लिए मैं फंक्शन बना सकता हूँ क्या, जब x की वैल्यू मैंने 0 पुट किया आंसर आया 1, जब a में से पुट करूँगा यानी कि ये इस पे ही मैप कर जाएगा। और ये देखिए 1 पुट किया 1/2 आया, 1/2 पुट किया 1 पुट किया तो आंसर कितना आया, 1 को 1/1 भी लिख सकता हूँ ना। ठीक है, 1/1 पुट किया तो आंसर 1/2 आया, और 1/2 पुट किया तो आंसर, ये ऊपर ना मिस्टेक हो गई थी, 1 मिनट, यहाँ पे मुझे ना 1 2 नहीं था लिखना चाहिए, मुझे 1/x = 1/1 और 1/2 लिखना चाहिए था। ठीक है, ये वाली चीज़, क्योंकि यहाँ पे ये वाली चीज़ें हैं ना, ठीक है, इस हिसाब से बनना था। और जब x हमारे पास था 1/n आना था यहाँ पे। ठीक है, जब 1/1 पुट किया 1/3 आता था, 1/2 पुट किया 1/4 आया था, जब 1/n पुट करूँगा तो 1/n+2 आएगा। हाँ, अब ठीक है,
ठीक है। यहाँ पे फिर आ जाएगा क्या, कहाँ पे गया, जिसमें 1 इंक्लूड है, ये नीचे आ गया, ठीक है। अब ये देखें 1 और 1 पुट करूंगा आंसर 1/2 आएगा, 1 और 1 पुट करने पे 1 ओवर आंसर 2 आया, 1/2 पुट करने पे आंसर क्या आया 1/3 आएगा, ठीक है। और 1/3 पुट करने पे आंसर जो है वो 1/4 आएगा, यानी कि बटे से एक इजाफा होता जाएगा। और 1/n पुट करूंगा तो 1/n+1 आएगा, तो ये आ गया x की वैल्यू जो 1/n पुट करूंगा 1/n+1 आएगा। इसको भी आप बाइजेक्टिव 1/n के साथ कर सकते हैं इसको भी, लेकिन इसमें n आ रहा है तो इसको आप आसानी कर लें, यानी कि यहाँ से n की वैल्यू निकल आएगी 1/x, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दे तो ये बन जाएगा 1/n की जगह पे आ जाएगा 1/x+1 है, तो ये हमारे पास एलसीएम लेंगे, जब x एलसीएम आ जाएगा 1+x, ये नीचे वाले ऊपर चला जाएगा, x और 1+x आ जाएगा। इसको 1/2 साबित करें, इसको 1/2 साबित करें, इसको 1/2 साबित करें। जब सारे 1/2 साबित हो जाएंगे तो हम कह देंगे ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये 1/2 साबित हो गया है, तो इसका मतलब ये जिनका दरमियान था वो आपस में इक्विवेलेंस होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन में नेक्स्ट इस पे चलते हैं। इसमें अब जीरो शामिल है, ये डू योरसेल्फ पे करें आप लोग, ठीक है। और इसमें इसका एक हिस्सा नहीं शामिल, ये भी डू योरसेल्फ पे आप करें, इजीली वो सारे इसी तरह हैं, बिल्कुल हो जाएंगे। अब इस पे चलते हैं, कहते हैं -π/2 से π/2 से -∞ से +∞ आइडियल नंबर पे जाना है। तो tan x एक ऐसा फंक्शन है कि जिसको अगर हम देखें ना तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है कि -π/2 से π/2 की अगर हम पुट करें ना तो वो हमारे पास आलियन नंबर रेंज में देता है। ये देखें नीचे भी बढ़ता जा रहा है, ऊपर भी बढ़ता जा रहा है, तो हमारे पास tan x एक ऐसा फंक्शन होगा जिसको इसको इस पे मैप करवाएगा, ठीक है। तो हम एक फंक्शन tan x ले लेंगे और tan x को 1/2 साबित कर देंगे, तो इनके दरमियान हमें इन दो चीज़ों के दरमियान हमें बाइजेक्टिव फंक्शन मिल गया, तो हम कह देंगे कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंस होंगे। अच्छा, इसको 1/2 कैसे साबित करना है, इसमें से दो एलिमेंट लेंगे, दो एलिमेंट लिए हमने, ये देखें यहाँ में से। अब इसको फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे तो f(x) का tan x आ जाएगा, ये आया f(x) का tan x आ जाएगा, और f(y) की जगह पे क्या आ जाएगा, tan y आ जाएगा। दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई कर देंगे, या इसको इससे कैंसिल करके x = y आ गया, जिनको लेके चले थे वो आपस में इक्वल आ गए हैं, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है 1/1 है, फंक्शन क्या हो गया 1/1 हो गया। अब बाउंड्री की बात करेंगे, हम कहेंगे कि इसकी हर एक वैल्यू के लिए इसमें आंसर एग्जिस्ट करेगा, तो ये देखिए। अच्छा, उन्होंने tan इनवर्स की बात की, आप tan इनवर्स को छोड़े, आप सिर्फ ये कहें कि इसके हर रियल नंबर के रिलेटेड पीछे हमें एक tan इनवर्स x एक ऐसा फंक्शन मिलेगा कि जिसमें ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन ऑन टू भी है, ठीक है। तो 1/1 भी हो गया, ऑन टू भी बाइजेक्टिव हो गया, तो जिन दो के दरमियान ये फंक्शन था तो वो हमारे पास आपस में क्या आ गया, इक्विवेलेंस आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल में 10 वो ये है कि 0,1 जो है वो इज इक्विवेलेंस टू दिस, तो हम कहेंगे कि 0,1 को पहले साबित करेंगे ये इक्विवेलेंस है -π/2 से π/2 के दरमियान, और फिर साबित करेंगे ये इक्विवेलेंस है इसके, ठीक है। यानी कि वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कैसे, a इज इक्विवेलेंस टू b था, b इज इक्विवेलेंस टू c हो, देन हम कहते हैं a इज इक्विवेलेंस टू c। एक ही लाइन में लिखना चाहूँ तो अगर a इज इक्विवेलेंस टू b और b इज इक्विवेलेंस टू c हो तो देन ये भी इसके इक्विवेलेंस होता है। यानी कि अगर मैं साबित ये वाली चीज़ जो है अभी हम पीछे प्रूव करके आएंगे, कोई भी दो ओपन इंटरवल ले लें वो आपस में इक्विवेलेंस होते हैं, कोई भी दो इंटरवल्स आपस में इक्विवेलेंस होते हैं। कैसे इक्विवेलेंस होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, ये d की वैल्यू है। वो फार्मूला लगा दें, कौन सा, f(x) = d - c over b - a और x - a plus c, ये वाला फार्मूला लगा दें। d - c का मतलब क्या है, π/2 माइनस π/2 माइनस और -π/2 आ जाएगा, ठीक है, ओवर b - a 1 - 0 आ जाएगा, x - a 0 आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा π/2, ठीक है, -π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप देखें π/2 और ये बन जाएगा π/2 और ये माइनस प्लस π/2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा x - 0 तो x आ जाएगा और -π/2 बन जाएगा। ये हमारे पास π/2 और π/2 पाई बन जाएगा, और ये बन जाएगा πx - π/2, तो ये देखिए यही हमारे पास फंक्शन बन गई, और ये 1/2 होगा, ठीक है। 1/2 होगा, यानी कि ये फिर इसके इक्विवेलेंस आ गया, क्योंकि इनके दरमियान हमें एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिल गया ये वाला। तो ये अभी भी हम पीछे प्रूव करके आए हैं, इनके दरमियान tan x के तहत ये इक्विवेलेंस होता है। अगर ये इसके इक्विवेलेंस है, ये इसके इक्विवेलेंस है, देन फिर ये इसके इक्विवेलेंस होगा। ये चीज़ भी हमारी साबित हुई। नेक्स्ट ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है कि हमने साबित करना है कि ये इसके इक्विवेलेंस है, हमने साबित करना है ये इसके इक्विवेलेंस है। तो ये वाला जो उन्होंने तरीका किया हुआ है मैं इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि एक तरफ ये वाली चीज़ है, दूसरी तरफ ये वाली चीज़, तो इसको मैं अभी रहने देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ अभी मैं इससे एग्री नहीं, क्योंकि जिस चीज़ से मैं एग्री नहीं हूँ मैं आप लोग को क्यों करवाऊँ। उन्होंने सिंपली यही फार्मूला लगाया हुआ है, क्या, इस चीज़ से मैं नहीं एग्री। अच्छा ये देखें, गलत किया हुआ उन्होंने, बल्कि उन्होंने कैसे किया, हाँ बल्कि मैं करवाता हूँ आपको, सही किया हुआ उन्होंने, मुझे लगा था दूसरा फार्मूला लगाया, नहीं ये वाली चीज़ है उन्होंने।
मैं बताता हूँ आपको। हर दो क्लोज इंटरवल आपस में इक्विवेलेंस होते हैं, ऊपर हम साबित करके आए, तो पहले मैं इसको इसके से इक्वल साबित करूंगा। अब ऊपर हम ये भी पढ़ आए हैं कि ये इसके इक्विवेलेंस होता है, फिर हम साबित कर देंगे ये वाली चीज़। यानी कि बच्चों देखें, हर दो क्लोज इंटरवल आपस में इक्विवेलेंस होते हैं, यानी कि ये चीज़ ठीक है। और इनके लिए फार्मूला मैंने आपको लिखाया भी है, डी माइनस सी और बी माइनस ए और एक्स माइनस ए प्लस सी। और हर दो ऊपर इंटरवल भी आपस में इक्विवेलेंस होते हैं, इसके लिए भी यही फार्मूला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी माइनस सी और बी माइनस ए और एक्स माइनस ए प्लस सी। अब ये देखें, अब ये वाली चीज़ यानी कि ये दुरुस्त है क्योंकि हमने किया हुआ है, ये भी दुरुस्त लगा देता हूँ क्योंकि इसके लिए भी ये फार्मूला होता है, इक्विवेलेंस आ जाएंगे। तो अब इसके लिए यानी कि ये जो दरमियान में चीज़ है ना, ये जो दरमियान में चीज़ है, इसको भी हम प्रूव करके आए हैं, यानी कि वो इस फॉर्म में, यानी कि इस तरह फॉर्म में लिखा जो अभी अभी लिखा था, ठीक है, यानी कि इस तरह ये इस पे मैप। तो यानी कि ये भी दुरुस्त है। अगर ये इसके इक्विवेलेंस है, ये इसके और ये इसके इक्विवेलेंस है, तो पहले एंड वाले के इक्विवेलेंस होगा बाय यूजिंग द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी चीज़ हमारे पास साबित हो गई। और नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 12 पे। एग्जांपल नंबर 12 हमें क्या कहता है, इफ जी इज द सेट ऑफ इंटीजर एंड ई इज द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स देन प्रूव दैट। हमने साबित करना है कि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो इसके इक्विवेलेंस होता है। चलिए जी हम साबित कर लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा और सो ऑन, ये चीज़ बढ़ती जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन वाले में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस इवन वाले में 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, सो ऑन, ये चलता जाएगा। 0 को 0 पे मैप करवा देंगे, 0 को हम लोग 0 पे मैप करवा देंगे, और 2 को 2 पे, और इसको इस पे, और 2 को 4 पे, और ये इसको इसकी अगर आप देखें तो 2x का फंक्शन बढ़ रहा है। x की जगह 0 पुट करूँगा, ये 0 ही आ जाएगा, 1 पुट करूँगा तो एक बार 2 आ जाएगा, -1 पुट करूँगा -2 आ जाएगा, 2 पुट करूँगा तो 2 बार 4 आ जाएगा, -2 पुट करूँगा -4 आ जाएगा, इसी तरह 3 पुट करूँगा 6 आ जाएगा, -3 पुट करूँगा -6, सो ऑन, ये बढ़ती गई। ठीक है, तो इसको 1 1 2 आप इजीली साबित करवा सकते हैं। अब हमें साबित करना है कि रियल नंबर जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर के इक्वल होता है। तो हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि रियल नंबर नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दिया करे, यानी कि पॉजिटिव कर दिया करे। तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स आएगा, क्योंकि हमें पता है ई की पावर एक्स की डोमेन की अगर हम बात करें तो इसमें हर रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता होता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक ऐसा फंक्शन होगा जिसको 1 to 1 और 1 2 साबित करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसको 1 1 और 1 2 साबित करना है, आप इजीली साबित कर सकते हैं। यानी कि ये देखें 1 1 साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें रियल नंबर से रियल नंबर तक हमने जाना है ना, तो हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया इस तरह। 1 1 साबित करने के लिए मैं इसके 2 एलिमेंट दूंगा, फर्ज किया मैंने x और y रियल नंबर में से ले लिया। अब इसको फंक्शन के अंदर रखूंगा और इसको आपस में इक्वल लेट कर दूंगा। अब इसके लिए क्या आएगा, e की पावर x, और इसके लिए क्या आ जाएगा, e की पावर y। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो क्या मैं दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, नेचुरल लॉग अप्लाई कर दूंगा, और आपको पता है पावर स्टार्टिंग में आ जाती है, ये पावर स्टार्टिंग में ये नेचुरल लॉग 1 होता है, तो ये x इक्वल टू y आ गया। तो जिनको लेकर चलेंगे तो आपस में इक्वल आ गए, तो फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब ऑन टू की बात करूँ तो ऑन टू की बात करने के लिए ना मुझे इसका इन्वर्स चाहिए, तो मैं कहूँगा y इक्वल टू e की पावर x, में दोनों तरफ लॉग लूंगा तो ये नेचुरल लॉग y इक्वल टू ये x बन जाएगा, तो ये वाली चीज़ हमारे पास आएगी। तो मैं कहूँगा कि हर रियल नंबर के रिस्पेक्ट हमारे पास, हर पॉजिटिव रियल नंबर के रिस्पेक्ट हमारे पास x इक्वल टू नेचुरल लॉग y आएगा, जिसमें हमारा ये फंक्शन यानी कि सेटिस्फाई करेगा e की पावर x, x का मतलब नेचुरल लॉग y, ये सेटिस्फाई करेगा तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन वन टू बी है। ठीक है, तो ये 1 1 का क्राइटेरिया उन्होंने लिखा हुआ है, वो जिस तरह भी करे मेरा तरीका भी ठीक है, ये भी बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज है। ये देखें वही चीज़ आ गई। ठीक है, तो ऑन टू हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, तो ये आपस में इक्विवेलेंस आ गया। अब नेक्स्ट है प्रूव दैट इनटू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर इक्विवेलेंट। अब हमने साबित करना है कि कोई भी दो कंसेंट्रिक सर्कल जो होते हैं ना, वो आपस में क्या होते हैं, वो इक्विवेलेंट होते हैं, ये हमने साबित करना है। प्रूव दैट इनटू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर इक्विवेलेंट, हमने साबित करना है कि कोई भी दो कंसेंट्रिक सर्कल जो है वो आपस में क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये फर्ज किया ये अंदर वाला सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं, जिनका जो है वो ये सेंटर सेम हो। ठीक है, और ये हमारे पास बड़ा है, इसका रेडियस s है, इसका रेडियस r है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि इसमें वो तमाम पॉइंट्स आएंगे जो कि इस सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करें, और इसमें वो तमाम पॉइंट्स आएंगे जो कि इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करें। ठीक हो गया, कहता है आल्सो बी रिटन एज, इसको हमने पोलर में लिख लिया इस तरह। ठीक है, x की जगह पे हमने लिख लिया a प्लस, यानी कि x की जगह पे, क्योंकि इसका हमारे पास सेंटर a, b है, तो a प्लस आर कोस थीटा और b प्लस आर साइन थीटा, और इसके लिए a प्लस एस कोस थीटा और b प्लस एस साइन थीटा। ये ऊपर वाले का रेडियस r था और नीचे वाले का रेडियस s है, और हम कितना घूमेंगे 0 से 2 पाई के दरमियान पूरी रोटेशन जो है ना वो एक उसको घूमेंगे। C1 से C2 तक हमने एक फंक्शन डिफाइन करवा दिया इस तरह। f के अंदर जब मैं C1 पुट करूंगा तो ये देखिए f के मैं C1 पुट करूंगा, आंसर क्या आएगा, C2 वाले आंसर आएंगे। और फॉर ऑल डोमेन के एलिमेंट के लिए, डोमेन के एलिमेंट ये वाले थे, तो फॉर ऑल ये वाली चीज बिलोंग्स टू C1।
वन वन टू साबित करवाना है। वन वन टू साबित करवाने के लिए हमें इस तरह की दो वैल्यूज चाहिए, तो हमने दो वैल्यूज ले ली, एक को थीटा वन के रिस्पेक्ट और एक को थीटा टू के रिस्पेक्ट, और इसको हमने एफ के अंदर रख दिया। तो ये देखिए एफ के अंदर रख दिया ये वाली। जब थीटा वन के रिस्पेक्ट पुट करूँगा तो ये आंसर थीटा वन के रिस्पेक्ट आएगा, ठीक है, बल्कि ये नहीं, ये उन्होंने बताया है कि हमने इसको ये वाला लिया हुआ है और ये वाली चीज़ ये और ये डोमेन में से लिया है। जब ये इसका आंसर क्या आएगा, इस वाले का आंसर ये थीटा वन के रिस्पेक्ट आएगा और इस वाले का आंसर क्या आएगा, थीटा टू के रिस्पेक्ट, ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है, इसका मतलब पहला पहले के इक्वल है, दूसरा दूसरे के इक्वल है, तो हमने कह दिया पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल। यहाँ से ए से कैंसिल हो जाएगा, बाद में एस कैंसिल हो गया, कोस थीटा वन इक्वल कोस थीटा टू है तो थीटा वन थीटा टू के इक्वल आ गया। यहाँ पे बी से कैंसिल हो जाएगा, एस से बाद में कैंसिल होगा, साइन थीटा वन जो है वो साइन थीटा टू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई, कोस थीटा वन कोस थीटा टू के इक्वल आ गया, यहाँ से साइन थीटा वन साइन थीटा टू के इक्वल आ गया। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ से आर से मल्टीप्लाई किया और दोनों में ए ऐड कर दिया, दोनों से आर से मल्टीप्लाई किया और दोनों में बी ऐड कर दिया। और अगर आप देखें तो ये वाली चीज़ें जो है ये, अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ए आर कोस थीटा वन और बी आर साइन थीटा वन, तो ये देखिए इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ क्योंकि ये आपस में इक्वल है, और इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि ये आपस में इक्वल है। तो अभी अगर आप देखें तो जिन दो एलिमेंट्स को मैं लेके चला था, किन दो एलिमेंट्स को लेके चला था, अगर हम बात करें ना किन दो एलिमेंट्स को लेके चले थे, जो डोमेन के दो एलिमेंट्स दिए थे ये वाले जो कि मैंने फंक्शन के अंदर पुट किए थे, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा क्या हो गया, वन वन हो गया। और ऑन टू के लिए हम ये कह देंगे सिर्फ ऑन टू के लिए सिर्फ ये कह देंगे कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए इसका एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा देन हमारे पास, और जिस पे ये फार्मूला जो है वो सेटिस्फाई करता है तो हम कह देंगे ऑन टू है। यानी कि C2 के हर एक वैल्यू के लिए C1 की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो हम कह देंगे फंक्शन ऑन टू है। फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया तो दोनों सर्कल्स आपस में जो है वो इक्विवेलेंस आ गए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डीन्यूमरेबल सेट। डीन्यूमरेबल सेट्स क्या होते हैं, अगर कोई भी सेट जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस आ जाए तो उसको हम कहते हैं डीन्यूमरेबल सेट। जैसे सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स और सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स जो है वो आपस में वो डीन्यूमरेबल सेट्स होते हैं, क्योंकि ये सारे फिर किसके नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस आया करेंगे। ठीक हो गया, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई है, अ सेट विच इज इक्विवेलेंट टू अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई सेट अपने ही प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंस आ जाए तो इसको इन्फिनिट सेट कहते हैं। यानी कि जैसे अब बात अगर हम करें ना तो सेट ऑफ इंटीजर है ना, इसका एक सबसेट ई होता है, तो ये आपस यानी कि ये सबसेट है इसका और प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब ये है कि ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर है ना, और ई जो है वो इक्विवेलेंस भी होता है सेट ऑफ इंटीजर के, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, इन्फिनिट सेट है। अगर वो इन्फिनिट सेट अपने प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंस आ जाए तो हम कहते हैं कि वो सेट क्या है, वो इन्फिनिट सेट है। नेक्स्ट ये चीज़ें सारी डिटेल से बताई हुई हैं, ठीक है, इस पर डिटेल लेक्चर बने हुए हैं। अब हम स्पीड से ये चीज़ें कवर कर रहे हैं। कहता है एक सेट या तो अगर तो वो फाइनाइट है या फिर डीन्यूमरेबल है तो उसको काउंटेबल कहते हैं। फाइनाइट सेट या फिर डीन्यूमरेबल सेट हो तो उसको काउंटेबल कर कहते हैं। और डीन्यूमरेबल का हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी। डीन्यूमरेबल किसे कहते हैं, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस होता है। चलें जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। डेफिनेशन कहता है कि अगर तो कोई सेट ना तो फाइनाइट है ना ही डीन्यूमरेबल हो तो फिर वो नॉन डीन्यूमरेबल और अनकाउंटेबल सेट कहलाता है। जैसे रियल नंबर जो है एक इन्फिनिट सेट है और ये डीन्यूमरेबल नहीं होगा तो हम इसको नॉन डीन्यूमरेबल का नाम देंगे। और 0,1 ये भी एक नॉन डीन्यूमरेबल है। अगर नॉन डीन्यूमरेबल है और फाइनाइट भी नहीं है तो ये हमारे पास क्या होंगे, अनकाउंटेबल सेट्स कहलाएंगे। नॉन डीन्यूमरेबल भी कहलाएंगे और अनकाउंटेबल भी कहलाएंगे। चलें जी सबसे पहले एग्जांपल आ गया है कि जी इज डीन्यूमरेबल या काउंटेबल, इसको साबित करना है जी को, ठीक है। तो इसको डीन्यूमरेबल साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर और इसके इक्विवेलेंस को साबित करेंगे। तो इसके लिए हमें एक बाइजेक्टिव फंक्शन चाहिए जो कि n से जी तक हो। अच्छा n का क्या है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन ये बढ़ता गया। और सेट ऑफ इंटीजर क्या होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन बढ़ते गए, -1 -2 -3 और सो ऑन ये बढ़ते गए। मैं कहूँगा 1 जो है वो 0 पे मैप कर गया, 1 जो है वो किस पे मैप कर गया, 1 जो है वो उसको 0 पे मैप करवा देते हैं। अब ये देखें 2 को मैं डिवाइड करूंगा, 2 को डिवाइड करूंगा किससे, 2 से, तो ये आ जाएगा। 4 को डिवाइड करूंगा 2 से तो ये आ जाएगा। और 6 को डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा, ये मैपिंग बन गई। अब वो 3 बच गया तो मैं कहूँगा कि 3 में एक ऐड करूँ 4 बन गया, 3 में एक ऐड करूँ 4 बन गया। 4 को डिवाइड करूँ अगर मैं बल्कि 3 में से एक माइनस करूँ 2 बन गया। 2 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 2 1 होता है, लेकिन ये माइनस का आ रहा है तो इस वजह से मैं अपना फार्मूला चेंज कर लूँगा, मैं -7 लगा दूंगा। यानी कि मैंने 3 में से एक माइनस किया और डिवाइड कर दिया किस पे, 2 पे, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 5 लगा दूंगा तो आंसर -4 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, यानी कि ये वाला। इस तरह ये देखें 1 to 1 हमें मैपिंग मिल गई है और ये फंक्शन मिल गया है। अगर तो हमारे पास कोई नंबर इवन है तो हम उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, अगर कोई ऑड है तो हम उसमें से एक घटा के 2 पे डिवाइड कर देंगे और साथ नेगेटिव साइन भी लगाएंगे।
तो ये हमारे पास इसको 1 1 1 2 साबित कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये भी एक लीनियर फंक्शन है, ये भी एक लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, इजीली आप साबित कर सकते हैं। इस फंक्शन को इस तरह लेके चले ना, फिर आप इजीली कर सकेंगे। x/2 और माइनस है x-1/2, इस तरह लेके चले ना, और जब x बिलोंग करे क्या हो, x जब हो क्या इवन हो, और x ये कब हो जब ओड हो, ठीक है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं, इसको 1 1 1 2 साबित करें और फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही प्यारी डिस्कशन आ गया, वो डिस्कशन ये है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम एज अ यूनियन ऑफ ओड और इवन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ओड नंबर्स भी आते हैं और इवन नंबर्स भी आते हैं, तो ये ओड और यूनियन इवन नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया। कहता है नाउ ये है, देखें कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर तो कोई भी इवन नंबर हो तो हम उससे इवन नंबर को, इवन नंबर की मिसाल क्या होती है कि वो 2 का मल्टीपल होता है, तो अगर किसी भी ओड नंबर को हम 2 की पावर m से मल्टीप्लाई करें तो वो इवन नंबर ही आता है। अच्छा, इस चीज़ को ना मैं आपको कहता हूँ कि पीछे वाले लेक्चर्स में जाके ना आप इस चीज़ को लाजमी कंफर्म कर लें, यानी कि इसको देख लें, मैंने वहाँ पे ये चीज़ डिटेल से समझाई है। यहाँ पे सिंपल ये बात कहूँगा कि अगर किसी भी नंबर को, किसी भी ओड नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आंसर इवन आ जाएगा, और अगर मैं 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूँ या 2 की पावर 2 से या 2 की पावर 3 से किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर इवन आएगा। मैं यहाँ पे 2 की पावर m लगा देता हूँ, तो 2 की पावर m को जब ओड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक इवन नंबर ही आएगा, तो मैं ओड नंबर को लिख देता हूँ 2n + 1 की फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे m 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर m 0 हो गया तो m 0 होने का मतलब क्या है, 2 की पावर 0 ये 1 हो जाएगा और सिर्फ ओड नंबर बचेगा, तो इसका मतलब ओड नंबर को मैं लिख सकता हूँ जिसमें, और साथ कंडीशन लगा दूंगा कि m 0 है, क्योंकि m 0 कर दिया तो वो ओड नंबर बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ। तो ये वाली चीज़ आ गई कि ओड नंबर को भी मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ और इवन नंबर को भी इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है m ≠ 0 और यहाँ पे कंडीशन है m = 0, क्योंकि m और n हमारे पास होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसको लिखने का क्या फायदा हुआ मैं आपको बताता हूँ। इसको फिर हम इस तरह में लिख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 2m और मल्टीप्लाई बाय 2n + 1 नंबर्स आएंगे, और यहाँ पे m और n कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करेगा। अब हमने साबित करना है w क्लास w इज डिन्यूमरेबल, तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो m पुट करता हूँ, यहाँ पे जो n पुट करता हूँ, वहां से मैं एक सबसेट बना लूँ, तो ये देखें एक ऐसा फंक्शन डिफाइन हो गया जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेके m क्रॉस n तक है, ठीक है। ये देखें बल्कि यहाँ से लेके m कोमा n तक है, यानी कि m कोमा n यानी कि w को कोमा w कर लेना, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 2 साबित हो जाएगा ये भी, ठीक है, यानी कि ये बन गया f के अंदर जब इस तरह के एलिमेंट रखूंगा तो आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। अब ये भी हम प्रूव करके कि नेचुरल नंबर को इस तरह लिखा जा सकता है। अब इसको 1 1 2 साबित करना है, तो 1 1 के लिए इसकी 2 वैल्यूज ले लें, 2 की वैल्यू इस तरह ले लें 2n + 1, एक वैल्यू ये वाली ले लें और एक वैल्यू आप ले लें 2 की पावर r और s ले लें मल्टीप्लाई बाय 2s + 1, ये दोनों फंक्शन में रखें। फंक्शन में रखूंगा जब ये वाली वैल्यू तो आंसर क्या आता है, m, n आ जाएगा। जब फंक्शन के अंदर रखूंगा ये वाली वैल्यू तो आंसर क्या आएगा, r, s आ जाएगा। तो अब इनको आपस में लेट करके इक्वल रखते हैं, तो इसका मतलब m, n = r, s, यहाँ से m r के इक्वल n s के इक्वल आ जाएगा, m r के इक्वल और n s के इक्वल आ जाएगा। और देखें कि जब मैं इस चीज़ की वैल्यू निकालना चाहूँ तो m की जगह अगर मैं रखूँ r तो ये 2 की पावर r और प्लस मल्टीप्लाई बाय n की जगह अगर मैं रखूँ s तो 2s + 1, तो ये चीज़ें आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो जिन चीज़ों को मैं लेके चला था वो आपस में इक्वल आ गई हैं, तो मैं कह दूँगा फंक्शन 1 1 है। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, उन्होंने p और q लिया, मैंने r और s लिया था। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं कहूँगा इसकी हर एक वैल्यू के लिए इसका पीछे आंसर एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब ये ऑन टू होगा। तो ये देखें इसकी हर वैल्यू के लिए इसमें आंसर एग्जिस्ट करेगा, तो सच दैट हमारा जो फार्मूला है तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कशन आ गई है दोबारा कि वहाँ पे ऊपर होल नंबर से लिया था हमने m और n, अब यहाँ पे नेचुरल नंबर से लेंगे और थोड़ी सी चेंजिंग ये करेंगे कि वहाँ पे हमने 0 से स्टार्टिंग की थी, यहाँ से हम 1 से स्टार्टिंग करेंगे। अब हम n क्रॉस n को डिन्यूमरेबल साबित करेंगे, तो वही बिल्कुल चीज़ है, ठीक है, डू योरसेल्फ। बस यहाँ पे m - 1 आ गया, वहाँ पे 2m था ना, m की वैल्यू 0 कह देते थे, अब यहाँ पे m - 1 है और m की वैल्यू हम 1 लेंगे, ठीक है। इसके लिए चलिए जब साबित करना है, अगर a इज इक्विवेलेंस टू c है, b इज इक्विवेलेंस टू d है, देन साबित करना है a क्रॉस b जो है ये इक्विवेलेंस होगा c क्रॉस d के। ये चीज़ें हमें गिवन है, इसका मतलब इसके लिए एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कि a से लेकर c तक होगा और बाइजेक्टिव होगा। तो इसके लिए एक ऐसा और इसके लिए भी एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, मैं कह देता हूँ इसके लिए g फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कि b से d तक होगा, ये बाइजेक्टिव होगा। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ शो करवानी है। अगर इसको देखें तो इसके लिए एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि यहाँ से यहाँ तक इक्विवेलेंस हो, ठीक है। इसकी हमने इक्विवेलेंस को साबित करवाना है। तो इसके लिए देखें a क्रॉस b की मैं वैल्यूज पुट करूंगा, तो h ऑफ a, b में पुट किया करूंगा, तो आंसर क्या आएगा, c, d, यानी कि c, d वाला आया करेगा। अब यहाँ पे देखें अगर आप थोड़ा सा, तो ये वाली चीज़ हमें दी गई है, तो इसका मतलब क्या है कि जब a की वैल्यू f में पुट करूंगा आंसर क्या आएगा c, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ a आ जाएगा,
ठीक है। और इसमें जब बी पुट करूंगा आंसर आएगा डी, तो जब बी पुट करूंगा जी वाले में बी पुट करूंगा आंसर आएगा डी, ठीक है। तो इसकी जगह में मैं वैल्यूज भी रख सकता हूँ, यानी कि सी की जगह में मैं रख सकता हूँ एफ ऑफ ए और डी की जगह में रख सकता हूँ जी ऑफ बी भी, ठीक है। अच्छा, इसको 1 1 और 1 2 साबित करवाना है। ये 1 1 होगा दो, यानी कि ये 1 1 का क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा, दो एलिमेंट ले लूंगा ना यहाँ से, डोमेन के दो एलिमेंट ले लूंगा, ये डोमेन है, डोमेन के दो एलिमेंट लूंगा, ए कोमा बी और ए1 कोमा बी1 ले लिया डोमेन के एलिमेंट, एच के अंदर पुट किए, एच के अंदर जब पुट किए ना। अच्छा, पहले इसको इस फॉर्म में लिख लें, सी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए, डी की जगह मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ बी, ठीक हो गया। अब इन्होंने कहा है कि ये देखें, एच के अंदर ए कोमा बी रख दिया, एच के अंदर ए1 बी1 रख दिया। जब ए कोमा बी रखूंगा तो आंसर एफ ऑफ ए जी ऑफ बी आ जाएगा, और जब मैं ए1 बी1 रखूंगा तो एफ ऑफ ए1 और बी ऑफ 1 है। अब ऑर्डर पेयर है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। अब ये देखें, अब हमें पता है क्या, हमें ये पता है कि ये आपस में इक्विवेलेंस है। इसके इक्विवेलेंस होने का मतलब इनके दरमियान बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, और बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब है 1 1 2 होगा। अब इसकी 1 1 क्या कहती है कि ए और सी जो है, यानी कि जब इसका 1 1 क्या कहता है कि एफ ऑफ ए1 एफ ऑफ ए2 के इक्वल जब रखेंगे ना तो ए1 ए2 के इक्वल आएगा। तो ये जब एफ ऑफ ए1 ए2 यानी कि इसके इक्वल रखेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हमें पता है कि ये भी हमारे पास क्या है, 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। तो इसका 1 1 क्या बताएगा, इसका 1 1 बताएगा कि जी के अंदर जब बी और जी ऑफ बी1 रखेंगे ना तो बी1 बी के इक्वल होगा। तो ये चीज़ हम यहाँ से फिर यहाँ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एफ और जी जो है वो दोनों 1 1 है, यानी कि क्योंकि बाइजेक्टिव है ना। तो हमारे पास अब देखें, ए बी की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो ए की जगह ए1 रख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे साबित हो गया, और बी की जगह पे बी1 रख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साबित हो गया, ठीक है। तो ये ए कोमा बी जो है वो हमारे पास इक्वल आ गया ए1 बी1 के, जिनको चीज़ें आप लेके चले थे वो आपस में इक्वल आ गए, तो हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए ये कहेंगे कि एफ बाई जेड ऑन टू है, जी ऑन टू है। इसके ऑन टू होने का मतलब क्या है कि इसकी हर एक वैल्यू के लिए इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। इसके हर एक वैल्यू के लिए इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि डी आंसर आएगा कब, जब जी के अंदर बी रखूंगा, ठीक है, सच दैट दिस। तो हम कह देंगे ये ऑन टू है, ये ऑन टू है, तो हमारे पास एच भी ऑन टू होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़, और हमारे पास एच भी ऑन टू हो गया, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो हम कह देंगे कि ये जिनके दरमियान है वो आपस में क्या है, इक्विवेलेंस है। नेक्स्ट जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4 है, कहते हैं कि अगर ये ए सेट है एंड ये बी सेट है देन प्रूव करना है ए क्रॉस बी इज डी न्यूमरेबल। ए क्रॉस बी को डी न्यूमरेबल साबित करना है, ठीक है जी, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखें, सबसे पहले देखें, ये भी नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस है, ये भी नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ये भी नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस है, ये भी नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस है। अगर मैं ये भी नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस है, ये भी नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस है, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़, और इस फंक्शन के तहत है, तो इस फंक्शन को 1 1 2 साबित करवा रहा है, वो लीनियर फंक्शन ही है, ठीक है। इसको भी 1 1 2 साबित करवा रहा है, ये भी लीनियर फंक्शन ही। अब अगर आप देखें तो ए नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस ये भी है, नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस बी भी है। अभी हम थ्योरम करके आए कि अगर ए बी के इक्विवेलेंस हो, ए सी के इक्विवेलेंस हो और बी जो है वो डी के इक्विवेलेंस हो, देन इनसे फिर ए क्रॉस बी इक्विवेलेंस आ जाता है सी क्रॉस डी के। तो इसका मतलब क्या है कि एन क्रॉस एन जो है वो इक्विवेलेंस आ जाएगा किनके, ए क्रॉस बी के, वो इक्विवेलेंस आ जाएगा ए क्रॉस बी का। यही चीज़ हमने साबित करवाना है। देखिए कितने सिंपल सादा सा आसान सा है, ठीक है। ए क्रॉस बी डी न्यूमरेबल साबित करवाना है। अब ये देखें, ये भी एक चीज़ है कि ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये नेचुरल नंबर की इक्विवेलेंस होती है। तो ये देखें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा के ना ये इसके इक्विवेलेंस आ जाएगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्विवेलेंस आ गया ए क्रॉस बी के, ठीक है। तो हम कह देंगे कि ये चीज़ इसके इक्विवेलेंस आ गई है। तो जो भी चीज़ नेचुरल नंबर की इक्विवेलेंस आ जाए उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको फिर हम कहते हैं डी न्यूमरेबल। तो ये साबित हो जाएगा ए क्रॉस बी इज अ डी न्यूमरेबल। अच्छा, कितना रहता है ये पहले देख लेना जल्दी जल्दी। अभी तो अच्छा खासा बड़ा हुआ है, सफ़ा नंबर 26 तक हमने जाना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सीक्वेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज डी न्यूमरेबल। हमने साबित करना है सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज डी न्यूमरेबल होती है। तो चलिए कि स्टार्ट करते हैं। कहता है कि हमने एक सीक्वेंस ले ली, सीक्वेंस में इस तरह के एलिमेंट है। अब इसको साबित करवा देंगे ये नेचुरल नंबर की इक्विवेलेंस है। तो अगर मैं नेचुरल नंबर यहाँ पे लिख दूँ तो सोन ये देखिए, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, तो 1 1 कोरेस्पोंडेंस मिल गई हमें, ठीक है। तो हम कह देंगे कि ये नेचुरल नंबर की इक्विवेलेंस होगा। फार्मूला क्या होगा कि एफ के अंदर, या नीचे से ऊपर को ले जाएं आप अपनी मर्जी चाहें तो। ये सेव का बटन क्लिक हो गया, वो सारा डाटा जो है सेव करना स्टार्ट कर दिया उसने, कंट्रोल एस हो गया था। अब ये बुक पीडीएफ फाइल पे लिखा ही रहेगा। अच्छा देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर मैं बना दूं,
देखिए अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर बना लूँ 1 2 3 सो ऑन इस तरह, और मैं कहूँ ये इस पे मैप कर देगा, ये इस पे मैप कर देगा, ये इसकी मैप, यानी कि हमने एक ऐसा फंक्शन बना लिया कि एफ के अंदर अगर मैं ये वाली वैल्यू रखूंगा ए एन वाली, तो आंसर क्या आएगा एन आएंगे। अब ये 1 1 2 साबित करवाना है तो इसकी दो वैल्यूज लें, ठीक है, फंक्शन के अंदर रखें, आपस में इक्वल रखें, इस पे आंसर एन आ जाएगा, ठीक है, और इस पे आंसर एम आ जाएगा, तो ये एन इक्वल एम आ गया। तो अगर मैं कहूँ ए एन की वैल्यू क्या होगी, तो ये ए एन की जगह मैं एम लिख सकता हूँ, ये आपस में इक्वल आ गए, जिनको लेके चले तो 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए आप सिंपली ये कह देंगे कि इसकी वैल्यू पे इसका एग्जिस्ट करेगा, तो और ये हमारे पास फार्मूला सेटिस्फाई करे तो फंक्शन ऑन टू हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया, तो ये आपस में क्या आ गया, इक्विवेलेंस आ गया। तो सीक्वेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या होती है, डीन्यूमरेबल होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एवरी इनफिनिट सेट कंटेन्स अ सबसेट व्हिच इज डीन्यूमरेबल। हमने साबित करना है कि हर इनफिनिट सेट जो है वो एक सबसेट रखता होगा जो कि एक डीन्यूमरेबल होगा। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हर इनफिनिट सेट एक सबसेट रखता होगा जो डीन्यूमरेबल है। तो हमने एक इनफिनिट सेट ले लिया, हमने कहा कि ये नॉन एम्प्टी है, फिर हमने कहा एक हमने एलिमेंट चूज कर दिया इसमें से, और हमने क्या किया कि इस एलिमेंट को अगर यहाँ से निकाल दें तो इसका सबसेट आ जाएगा, और ये अगर तो ये एम्प्टी हुआ तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फाइनाइट है। देखना एक एलिमेंट एक सेट में अगर मैं कहूँ कि 5 एलिमेंट है, एक एलिमेंट में कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर इसमें से एक एलिमेंट निकालने पे ये खाली हो जाता है तो इसका मतलब उसमें एक ही एलिमेंट था। अगर इसमें से 5 एलिमेंट निकालने पे ये खाली हो जाता है, इसका मतलब इसमें 5 ही एलिमेंट थे, और 5 ही एलिमेंट तो फाइनाइट था। तो इनफिनिट सेट की निशानी होती है कि उसमें से जितने मर्जी आप निकाल लेना एलिमेंट, वो कभी भी खाली सेट नहीं बनता। तो कहता है अगर एक एलिमेंट निकालने पे वो खाली सेट बन गया है तो इसका मतलब है वो फाइनाइट था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो इनफिनिट है, हम ये लेके चले तो इसका मतलब वो खाली सेट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली चीज आ गई। अब कहता है कि हमने जो बाकी बचा ना ये वाला सेट, यानी कि जब हमने ए में से एक एलिमेंट निकाल लिया तो बाकी जो चीज बचेगी वो सबसेट बन जाएगा, तो ये सबसेट हो गया। हमने क्या किया, इसमें से एक और एलिमेंट निकाल लिया, फिर उसमें से एक और ये भी नॉन एम्प्टी होगा। कंटिन्यूइंग दिस मैनर हमने निकालते गए वो सेट छोटा से छोटा होता गया। ए था, एक एलिमेंट निकाल दिया छोटा, ए छोटा बन गया, ये ए है ना, इसमें से मैंने एक एलिमेंट निकाल लिया, ये छोटा बन गया, यानी कि छोटा सेट बन गया है। तो इन्फिनिटी यानी कि वैसे आपको चीज ये बता रहा हूँ, वो उसका सबसेट बन गया। यानी कि फर्ज किया यहाँ पे A1 था ना, A1 निकाल लिया, बाकी ये चीज बन गई। यहाँ पे A2 था, A2 निकाल लिया तो ये वाली चीज बन गई। A3 था, A3 निकाल लिया, बाकी ये वाली चीज। सो अंदर को बढ़ती गई, ये कभी भी खत्म नहीं होगा क्योंकि इसमें इन्फिनिट एलिमेंट्स है। तो n तक हम बढ़े तो n से भी आगे बढ़ते गए। अच्छा, अब ये आगे बढ़ते गए, अब जिन एलिमेंट्स को हम निकाल रहे हैं ना, A1 A2 A3 सो इनको हमने ये देखें A1 को निकाला था, तो अगर मैं किसी सेट में A1 बंद कर दूं तो ये A वाले का सबसेट नहीं है क्योंकि मैंने इसको A से निकाला है। और अगर मैं A2 भी इसके साथ शामिल कर दूं तो यानी कि A1 और A2 को अगर मैं निकाल दूं, A1 और A2 को, तो फिर ये भी एक सबसेट होगा क्योंकि मैंने इसको A से निकाला। A1 A2 A3 को अगर मैं निकालूं तो ये भी उसका सबसेट होगा क्योंकि वहां से निकाला है। तो इसी तरह अगर मैं ये वाले इतने सारे एलिमेंट जो मैंने निकाले हैं A1 A2 A3 सो ऑन इनफिनिट, ये भी चीज चलती जाएगी क्योंकि इसमें इनफिनिट एलिमेंट्स थे। तो मैं भी इनफिनिट निकाली जा रहा हूँ, इनको एक सेट में बंद कर दिया है, इसको बी का नाम दे दिया। अब ये क्या है, सबसेट है। और अगर आप देखें तो इसकी भी 1 1 कॉरेस्पोंडेंस मिलेगी। जैसे हमें एक सीक्वेंस की मिली थी डिस्ट्रिक्ट सीक्वेंस की, तो हम कह देंगे कि ये 1 1 ऑन टू है, तो हम कह देंगे कि ये बी हमारे पास एक ऐसा सबसेट आ गया, ए का इनफिनिट सेट का एक सबसेट आ गया है, और ये हमारे पास नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस आ गया है, ये बी क्या है, डीन्यूमरेबल है। तो ए का सबसेट साबित हो गया क्या है, डीन्यूमरेबल है। नेक्स्ट थ्योरम आ गया है कि अगर हमारे पास A1 A2 A3 सो ऑन पेयर वाइज डिसजॉइंट डीन्यूमरेबल सेट्स हैं तो इनका यूनियन भी डीन्यूमरेबल होगा। द काउंटेबल यूनियन ऑफ डीन्यूमरेबल सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट डीन्यूमरेबल सेट्स इज डीन्यूमरेबल। कहते हैं कि काउंटेबल यूनियन अगर हम लेना, काउंटेबल यूनियन का मतलब ये है कि हम उनका फाइनाइट यूनियन भी ले सकते हैं, इनफिनिट यूनियन भी ले सकते हैं। तो डीन्यूमरेबल सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट डीन्यूमरेबल सेट्स का तो वो भी एक डीन्यूमरेबल ही आता है। तो चलिए हम साबित करते हैं, यानी कि ये सोन चलता जा रहा है, ये भी एक डीन्यूमरेबल है, ये भी डीन्यूमरेबल है, ये भी डीन्यूमरेबल है। तो ये डीन्यूमरेबल है तो हम कह देंगे A1 A2 यानी कि इस तरह 1 2 3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरह ये भी 1 2 3 की फॉर्म में, इसी तरह ये भी 1 2 3 फॉर्म में, और ये M तक पहुंच गए और सोन आगे भी चलते जा रहे हैं क्योंकि ये कलेक्शन डीन्यूमरेबल है, यानी कि सोन चलती जाएगी। अब ये देखें, अब हम क्या करते हैं, इनके यूनियन की बात करते हैं, इनके यूनियन की बात कर लेते हैं। अब ये देखें, अगर इन्हीं को यानी कि इनके यूनियन, मैं अब क्या फंक्शन से साबित करवाऊंगा, मैंने एक फंक्शन करवा लिया यहाँ से यहाँ तक। अब इसके यूनियन का मतलब क्या है, इसके यूनियन का मतलब है इनमें सारे एलिमेंट्स आ देंगे, क्या आ देंगे, सारे, और सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है क्योंकि पेयर वाइज डिसजॉइंट है ना सेट्स, तो
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A11 A12 लिख देता हूँ, A13 ये क्या आ रहे हैं, एलिमेंट आ रहे हैं। इसी तरह A21 A22 यानी कि इस यूनियन में आ रहे हैं, A33 और इसी तरह सोन चलता गया, और इसी तरह A31 A32 और A33 सोन ये चलता गया। अब यहाँ से मैपिंग मुझे कहाँ तक चाहिए, n क्रॉस n का मतलब है 1,1 1,2 होगा, 1,3 होगा, इसी तरह 2,1। अब ये देखिए ये इस पे मैप कर देगा, ये एलिमेंट इस पे, ये इस पे, ये इस पे मैप कर देगा, ये इस पे, ये इस पे, यानी कि AMN मैप कर जाएगा किस पे, M, N पे। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा, ये देखें कि f के अंदर मैं अगर रखूंगा ना AIJ तो ये I, J वाला बन जाएगा। अब इसके दो एलिमेंट्स लूंगा और उसको फंक्शन के अंदर रखूंगा, प्रूव करवाऊंगा, वो दो एलिमेंट आपस में इक्वल है, 1 1 हो जाएगा। ऑन टू के लिए मैं कहूंगा कि इसकी हर एक वैल्यू के लिए इसका एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो ऑन टू है, 1 1 ऑन टू हो गया, इसका मतलब ये चीज इसके इक्विवेलेंस आ गई। अब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस होता है, हम पीछे अभी प्रूव करके आए थे, W क्रॉस W भी और N क्रॉस N भी नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस होता है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ये इसके इक्विवेलेंस है, ये इसके इक्विवेलेंस है, तो ये इसके इक्विवेलेंस हो गया, तो हम साबित हो गया कि ये चीज डी न्यूमरेबल है, क्योंकि कोई भी अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस आ जाए तो वो डी न्यूमरेबल साबित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एवरी सबसेट ऑफ अ डी न्यूमरेबल सेट इज फाइनाइट है। डी न्यूमरेबल, आप डी न्यूमरेबल सेट का अगर एक सबसेट लें वो या तो फाइनाइट होगा या तो डी न्यूमरेबल होगा। अब ये देखें, आप डी न्यूमरेबल का एक सबसेट लें, अब देखें डी न्यूमरेबल, अब ये एक कितनी मजे की बात है कि डी न्यूमरेबल का अगर सबसेट लेंगे, अगर तो वो फाइनाइट हुआ या तो वो फाइनाइट होगा, फर्ज किया ये डी न्यूमरेबल है ना, यानी कि अगर मैं कहूँ एक डी न्यूमरेबल है A1 A2 A3 ये डी न्यूमरेबल चलता जा रहा है, अगर इसमें मैं से सिर्फ एक एलिमेंट उठा लूँ तो ये फाइनाइट है, इसका सबसेट है। अगर मैं दूसरा एलिमेंट उठा लूँ ये भी फाइनाइट है, सबसेट। तीसरा एलिमेंट उठा लूँ और बस कर भी लिया। और अगर मैं इन्फिनिट में उठाता चला जाऊँ और उसको मैं एक सीक्वेंस में बंद कर लूँ, तो ये अभी हम ऊपर थ्योरम प्रूव करके थे आए थे कि हर इन्फिनिट सेट जो है, हर इन्फिनिट सेट, अच्छा डी न्यूमरेबल भी इन्फिनिट होता है, तो ये इन्फिनिट के अंदर डी न्यूमरेबल वाला भी कवर हो जाएगा। हर इन्फिनिट सेट डी न्यूमरेबल होता है, देखिए हर इन्फिनिट सेट डी न्यूमरेबल नहीं होता, गलत बोला गया मुझसे। हर इन्फिनिट सेट का सबसेट जो है वो एक, हार नहीं कहना, हर इन्फिनिट सेट जो है वो अपने अंदर एक डी न्यूमरेबल सबसेट रखता है। ठीक है, ये ऊपर वाला प्रूफ था, बल्कि ये प्रूफ चेंज है तो मैं दोबारा करवाता हूँ ये वाला प्रूफ। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। ये लिखा हुआ है कि एक डी न्यूमरेबल सेट, ये वाला डी न्यूमरेबल सेट है, हम क्या करेंगे तो बाद में एक एक इसमें से ना एलिमेंट निकालना शुरू करेंगे, लेना शुरू करेंगे, और कंटिन्यूइंग इन दिस वे हमने एक सेट बना लिया। ठीक है, सबसे छोटे से एलिमेंट, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से उठाना शुरू करेंगे। ठीक है, और वो सबसे स्मॉलेस्ट, उससे बड़ा इस तरह ही लेके चलना शुरू करेंगे। और अगर तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हुए तो ये फाइनाइट सेट होगा। देखें, इफ बी इज फाइनाइट देन वी हैव डन, तो ये फाइनाइट सेट होगा। अगर फाइनाइट नहीं है तो ये देखें n1 n2 n3 ये इस फॉर्म में आ रही हैं चीजें, तो इसका मतलब ये डी न्यूमरेबल होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। कंप्लीट सा प्रूफ, हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव दैट अ काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स इज काउंटेबल, यानी कि अगर आप फाइनाइट सेट की यूनियन ले काउंटेबल सेट्स की तो वो भी काउंटेबल होता है। अब आप कहेंगे ये थ्योरम पहले भी तो प्रूव कर लिया, नहीं, वो हमारे पास डी न्यूमरेबल के लिए था। काउंटेबल में दो चीजें आ जाती हैं, काउंटेबल में फाइनाइट भी आ जाता है, काउंटेबल में डी न्यूमरेबल भी आ जाते हैं। जो पहला प्रूव करके आए थे वो इसके लिए था, अब हमने इसके लिए प्रूव करना है, तो इसका मतलब इसमें ये वाला केस भी आएगा और इसमें ये वाला केस भी आएगा। ठीक है, तो कहते हैं प्रूव दैट अ काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स इज काउंटेबल, और हमने किसका लेना है, फाइनाइट सेट्स का लेना है। अब इनफिनिट नहीं है, फाइनाइट सेट्स है, तो फाइनाइट सेट्स का जो काउंटेबल यूनियन होगा वो हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल ही होगा। यानी कि कुछ फाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है, अब पहले डी न्यूमरेबल सेट्स थे, ठीक है, पीछे वाले थ्योरम्स में, तो अब यहाँ पे कितने फाइनाइट सेट्स हैं, अगर हम उनका फाइनाइट यूनियन लें या उनका डी न्यूमरेबल यूनियन लें तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, या तो फाइनाइट आएगा या तो डी न्यूमरेबल आएगा, यानी कि काउंटेबल आएगा। तो चलिए हम साबित करते हैं, लेट कर लिया हमने, ऐसे ये है एक काउंटेबल कलेक्शन ऑफ द फाइनाइट सेट्स है, यानी कि ये काउंटेबल कलेक्शन है, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट्स है। यानी कि इस S के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, S1 पड़ा हुआ है, S2 पड़ा हुआ है, S3 पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास सारे क्या है, फाइनाइट सेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमने फाइनाइट सेट का काउंटेबल यूनियन जो है उसको साबित करवाना है ना। अब लेट कर लिया हमने, इन इसके अंदर जो सेट्स पड़े हैं उनकी यूनियन C के इक्वल है। अगर तो C फाई हुआ, यानी कि यूनियन फाई हुई, तो इसका मतलब क्या है, देन C इज काउंटेबल, तो काउंटेबल होगा। क्यों, क्योंकि खाली जो है वो हमारे पास फाइनाइट होता है, और C अगर फाइनाइट आ गया तो हमारे पास काउंटेबल हो गया। ठीक है, क्योंकि काउंटेबल में फाइनाइट भी आ जाता है, डी न्यूमरेबल। सपोज कर लिया है C जो है वो फाई नहीं है, वो डिफाइन, तो फिर हम डिफाइन करवाएंगे क्या कि A1 S1 के इक्वल है, और A2 क्या होगा, S2 में से S1 निकाल दें, और A3 क्या होगा, S3 में से S2 निकाल दें। इस तरह से ये चीज़ बढ़ती गई, और देन A I R फाइनाइट एंड पेयर्ड बाय डिसजॉइंट सेट्स। A I हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट है, A R फाइनाइट है एंड पेयर्ड बाय डिसजॉइंट सेट्स है,
आल्सो ये वाली चीज़ कि इनका जो यूनियन होगा ना, यानी कि इनका यूनियन जो होगा वो इन एस आई वाले यूनियन के इक्वल होगा, ठीक है। और इसको ही हमने क्या नाम दिया है, ये सी के इक्वल था, ये सी के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो A1 हमारे पास ये है, A2 हमारे पास ये है, हेंस जब इनका यूनियन लेंगे तो ये सारी चीज़ें आएगी और ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बन गई, सो डिन्यूमरेबल हो जाएगा, ठीक है। हेंस या आप इसको ये भी कह लेंगे, इसको आप इक्विवेलेंस साबित करवा देंगे n क्लास n की फॉर्म में, यानी कि वो चीज़ें जो है वो कवर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस तरह ही बेहतर है कि इसके आगे आप लिख दें सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट एंड डिन्यूमरेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, उन्होंने कहा 0,1 इज नॉट डिन्यूमरेबल। इसको प्रूव करने के बहुत से तरीके हैं, इसमें से एक तरीका ये है कि हमने ऑन कंट्री सपोज कर लिया कि 0,1 जो है वो डिन्यूमरेबल है। इसको नॉन डिन्यूमरेबल या अनकाउंटेबल साबित करवाना है तो हमने सपोज कर लिया कंट्राडिक्शन पे कि ये क्या है, डिन्यूमरेबल है। देन वी कैन राइट एज, हम इसको फिर इस तरह लिख सकते हैं 1 2 3 की फॉर्म में, तो x1 x2 x3 की फॉर्म में। अब ये देखें इसका मतलब क्या है कि इसके 0 और 1 के दरमियान एलिमेंट होंगे, तो हमने इसको 3 सब इक्वल सब इंटरवल में तोड़ दिया, यानी कि 0.3 लेंथ के 3 इंटरवल्स हमने इसके बना दिए, 0 से 0.3 तक, 0.3 से 0.6 तक और 0.6 से 0.9 तक, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होता है। हर एक की लेंथ कितनी होगी, 0.3 यानी कि 1/3 लेंथ होगी। अब हमने क्या किया, हमने एक लेट कर दिया, एक एलिमेंट हमने ले लिया है कहाँ से, 0,1 से। अब ये 0,1 से जो एलिमेंट लिया है ना, वो या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 एलिमेंट से बिलोंग कर सकता है। अगर देखें ना कि x की वैल्यू अगर मैं कहूँ x1 की वैल्यू 1/3 है, तो ये देखें 2 इंटरवल में से बिलोंग कर रहा है और इसमें से बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह यानी कि कोई भी अगर एलिमेंट लेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 में से बिलोंग कर सकता है और 1 में से बिलोंग नहीं कर सकता। तो मैं कहूँगा यानी कि 3 इंटरवल में से किसी एक से बिलोंग करेगा, किसी 2 यानी कि मैक्सिमम 2 से बिलोंग करेगा और 1 में से नहीं करेगा, और जिससे नहीं करता फर्ज किया वो ये वाला इंटरवल है, ठीक है, यानी कि जिससे, और इसको मैंने I1 का नाम दे दिया। अब इसको मजीद मैं 3 इंटरवल्स में तोड़ूंगा और उसकी लेंथ 1/9 होगी, ठीक है। उसकी लेंथ क्योंकि पहले 1/3 लेंथ थी ना, ये देखें यहाँ से 1 से ये था 1/3 लेंथ थी, इसकी 1/3 इसकी 1/3 इसकी 1/3, फिर मैंने एक इंटरवल ले लिया, इसके 3 हिस्से किए, तो इसकी 1/9 1/9 1/9 और इसके भी 3 हिस्से करूंगा 1/27 1/27 1/27 और इसके भी 3 हिस्से करूंगा एक इंटरवल के, तो 1/81 1/81 1/81, इसके भी 3 हिस्से करूंगा 1/243 1/243 1/243, इसके भी 3 हिस्से, वो आगे जितना मल्टी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज। और इनको और उनमें से मैं वो इंटरवल उठाया करूंगा कि जिसमें से x बिलोंग नहीं करेगा, और इसके हिसाब से मैं इंटरवल्स का नाम दिया करूंगा I1 I2 I3। तो इसी तरह x2 के रिस्पेक्ट x2 कहा गया है कि अगर वो इससे बिलोंग नहीं करता तो इसको I2 का नाम ले दिया, इसी तरह x3 जिससे बिलोंग नहीं करेगा उसको I3 का नाम ले देंगे। अच्छा आप देखें A1 B1 के अंदर आएगा ये वाली चीज और इसके अंदर आएगी I3 और सो ऑन, ये चीज सिस्टम चलती गई। अब कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम कहता है कि ये नॉट फाई यानी कि फाई के इक्वल नहीं होता। कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम कहता है कि अगर आप इंटरसेक्शन लेते जाएं जो कि एक दूसरे के अंदर हैं तो वो एट द एंड नॉट इक्वल टू फाई होता है, ठीक है, उनमें कोई ना कोई कॉमन जरूर आता है। अब अगर मैं इनमें से कोई एलिमेंट उठा लूं, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू फाई है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होगा, तो अगर मैं इसमें से वाई उठा लूं तो वाई बिलोंग करेगा IN से, ठीक है। हर ये इंटरसेक्शन में है ना, वाई देखें वाई किसी के इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि सभी का कॉमन, तो इसका मतलब वाई सभी में आता होगा, तो वाई सभी से आता होगा, ठीक है। और ये सभी I1 I2 I3 क्या थे, हमारा जो जहां से हम चले थे उसके सबसेट थे, ठीक है। इसका मतलब है y कहां से बिलोंग करेगा, 0,1 से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब y क्या है, कोई ना कोई एलिमेंट है, तो y को हम लेट कर देते हैं, जैसा कि y इक्वल टू xm आ गया। अब xm तो IM से बिलोंग नहीं करता था, लेकिन ये तो y हमारे पास बिलोंग करता था, y तो हमने कहा कि इसमें से तमाम से बिलोंग करेगा, तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई फैक्ट की, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस हम कह देंगे कि ये नॉट डिन्यूमरेबल। नेक्स्ट हमने साबित करना है कि 0,1 a, b इज नॉट डिन्यूमरेबल। तो हमें पता है कि 0,1 हर 2 क्लोज इंटरवल आपस में इक्विवेलेंस होते हैं, ये इसके इक्विवेलेंस है, ये इसके इक्विवेलेंस है। अगर ये नॉन डिन्यूमरेबल है तो ये भी नॉन डिन्यूमरेबल हो गया, सिंपल सी बात। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा प्रूव दैट द सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट डिन्यूमरेबल। रियल नंबर जो है वो डिन्यूमरेबल नहीं होता। 0,1 जो है वो इक्विवेलेंस होता है 0,1 के, और 0,1 इक्विवेलेंस होता है -π/2 के और ये π/2 के। अब अगर ये इसके इक्विवेलेंस, ये इसके इक्विवेलेंस, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत ये इसके इक्विवेलेंस, और अगर ये नॉन डिन्यूमरेबल है तो ये भी नॉन डिन्यूमरेबल होगा, ठीक है, तो ये भी साबित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिन्यूमरेबल। अच्छा उन्होंने ये फंक्शन गलत डिफाइन करवाया हुआ है, ये देखें उन्होंने ये फंक्शन डिफाइन करवाया है, ये वाला फंक्शन डिफाइन करवाया है कि f के अंदर अगर p और q वाली चीजें रखेंगे तो आंसर p, q आएगा, और इसको उन्होंने 1 ऑन टू प्रूव भी करवा दिया है। मैं अभी इसको गलत साबित कर देता हूँ। ये देखें अगर आप फर्ज किया है 1,2 और 2,4 लिख लें तो ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 1/2 और 2,4 की बात करूँ तो ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं। तो 1,2 इस पे भी जाएगा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 और 4 ये इस पे भी जाएगा, तो ये 1 नहीं रहेगा, तो ये फंक्शन गलत है, ठीक है, यानी कि ये प्रूव यहाँ पे गलत है।
पहले इसको डिस्ट्रिक्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलें जी, नेक्स्ट आ गया प्रूव दैट द इरेशनल नंबर्स इज नॉट डिनमरेबल। साबित करना है कि इरेशनल नंबर डिनमरेबल नहीं है। ठीक है, तो रियल नंबर हमारे पास क्या है, अभी अभी हमने साबित किया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्या है, ये हमारे पास नॉन डिनमरेबल होता है। नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ना, 0,1 इज इक्विवेलेंस टू 0,1 और दिस इज इक्विवेलेंस टू माइनस π/2 से प्लस π/2 और दिस इज इक्विवेलेंस टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जो कि रियल नंबर होता है। ये सारे आपस में इक्विवेलेंस है। अगर ये नॉन डिनमरेबल है तो ये भी नॉन डिनमरेबल, ये भी नॉन डिनमरेबल, ये भी नॉन डिनमरेबल। रियल नंबर क्या है, नॉन डिनमरेबल। रियल नंबर को लिखा जा सकता है रैशनल और इरैशनल में। अब रैशनल हमारे पास क्या होता है, डिनमरेबल। रैशनल क्या होते हैं, डिनमरेबल होते हैं। अगर ये भी डिन्यूमरेबल होता तो डिन्यूमरेबल का यूनियन ये भी डिन्यूमरेबल होना था, लेकिन ये डिन्यूमरेबल नहीं है तो इसका मतलब ये डिन्यूमरेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है क्यू डैश इज नॉट डिन्यूमरेबल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये आखिरी थ्योरम है ना, हाँ आखिरी थ्योरम है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि अगर ए हमारे पास एनी काउंटेबल सेट है एंड बी इज अ डिन्यूमरेबल सबसेट ऑफ ए हमारे पास कोई भी अनकाउंटेबल सेट है, ए हमारे पास कोई भी अनकाउंटेबल सेट है और बी हमारे पास डिन्यूमरेबल सबसेट ऑफ ए है, यानी कि इसका हमने एक सबसेट ले लिया, ये कोई भी था लेकिन हमने बी एक सबसेट ले लिया इस तरह का b1 b2 b3, तो ये हमारे पास क्या है, डिन्यूमरेबल सबसेट है ए का। देन शो करना है कि ए में से अगर बी निकाल देना तो वो भी ए के इक्विवेलेंस रहेगा, यानी कि अगर किसी अनकाउंटेबल सेट में से काउंटेबल सेट निकाल देना तो जो पीछे बचेगा ना वो आपस में इक्विवेलेंस। ठीक है, अगर इसमें से मैं कोई काउंटेबल निकाल दूं या डिन्यूमरेबल निकाल दूं ना तो ये दोबारा ए वाले के इक्विवेलेंस आएगा। ए था, ए में से अगर मैं डिन्यूमरेबल निकाल दूं तो ये फिर भी आपस में इक्विवेलेंस रहेंगे। ठीक है, ये वाली चीज मैंने साबित करवानी है। लेट ए यानी अनकाउंटेबल बी हमारे पास डिन्यूमरेबल है, सबसेट है, तो बी को हमने इस तरह लिख लिया क्योंकि डिन्यूमरेबल है। ए अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब ए में से अगर बी को निकाल दूं ये भी अनकाउंटेबल ही रहेगा। नाउ ए से बी निकाला है, बीइंग एन इनफिनिट सेट, ये भी इनफिनिट सेट ही होगा, ये भी इनफिनिट सेट ही होगा। क्यों, इनफिनिट में से आप कोई इनफिनिट एलिमेंट्स भी निकाल लें वो पीछे इनफिनिट ही रह जाएगा। ठीक है, इस वजह से जो इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी को अनडिटरमिनेट फॉर्म लेके लिखा जाता है। ठीक है, कंटेन द डिन्यूमरेबल सेट से डी, अभी हम पीछे पढ़ के आए थे कि हर इनफिनिट सेट अपने अंदर एक डिन्यूमरेबल सबसेट रखता है, तो ये भी एक इनफिनिट सेट है, ये भी अपने अंदर एक डिन्यूमरेबल सबसेट रखता होगा, ये है। ठीक है, ये है। तो अब इसका मतलब क्या आ गया, ए में से बी निकाला है तो उसके अंदर ये देखिए ए था ना, मैं बताता हूँ, ये ए था, ये ए था। ए में से अगर मैं कहूँ कि मैंने ए में से बी को निकाल दिया है, ये बी वाला हिस्सा था, बी वाला पोर्शन निकाल दिया तो ये बाकी ए ये बच गया। अब इसके भी सबसेट में डी आएगा, इसके भी सबसेट में क्या आएगा, डी आएगा, तो ये भी एक डिन्यूमरेबल आ गया, ये भी एक डिन्यूमरेबल, ये भी एक डिन्यूमरेबल। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हमारे पास चीज आ गई। ठीक हो गया। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि ये जो डी के अलावा हिस्सा बचेगा ना, यानी कि इसके और इसके अलावा जो हिस्सा बचेगा, इस वाले के और इस वाले के जो अलावा हिस्सा बचेगा, फर्ज किया ये वाला हिस्सा जो बचता है इसको मैं नाम दूंगा ए स्टार का। तो ए को मैंने तीन हिस्सों में तोड़ा, एक बी में और एक डी में और एक इन दोनों के अलावा जो हिस्सा बचेगा उसको स्टार का नाम देंगे। तो ए को हमने तीन हिस्सों में तोड़ा, एक डी में, एक बी में और एक स्टार में। ठीक है, ये किसको तोड़ा हमने, ए को तीन हिस्सों में तोड़ दिया। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब अगर मैं इस बी की बात ही ना करूं, यानी कि अगर मैं इस बी को अभी एक मिनट के लिए छोड़ ले तो ये वाला आ जाएगा। ये क्या था, ये ए का वो हिस्सा जो कि बी के अलावा था। अब इसमें क्या चीजें आ रही हैं, एक ए स्टार आएगा इसमें और एक डी आएगा, तो एक ए स्टार आ जाएगा, एक डी आ जाएगा, किसमें, इसमें। ठीक है, तो अब इसकी मैं मैपिंग करवाने लगा हूँ। मैपिंग क्यों करवाने लगा हूँ बताता हूँ आपको ये सारी चीज। ठीक है, तो पहले मैं मैपिंग ढूंढ लूँ एक। ठीक है, मैपिंग ढूंढ लो, तो ये मैपिंग मैंने इस तरह ढूंढी कि ये इस पे चला जाएगा और ये दोनों इस पे चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे, ठीक है, मैं ये भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें b1 b2 b3 सोन एलिमेंट है, इसमें d1 d2 d3 सो एलिमेंट है और इसमें सोन एलिमेंट है d1 d2 d3, इस तरह सोन एलिमेंट है। इसकी मैपिंग मुझे 1-1 मैपिंग चाहिए ना, देखिएगा मैं किस तरह करवाता। मैं कहूँगा d1 चला जाएगा इस पे, d2 पे, d2 चला जाएगा d4 पे और d3 चला जाएगा d6 पे, और मैं कहूँगा b1 चला जाएगा इस पे, b1 चला जाएगा d1 पे और b2 चला जाएगा b3 पे और ये चला जाएगा इस पे। ठीक हो गया, ये चला जाएगा इस पे। जिस तरह मर्जी मैपिंग ही करवानी है मैपिंग करवा लें। तो अगर आप देखें तो जब मैंने d1 पुट किया तो आंसर क्या आ गया, d2 आ गया। d2 पुट करूंगा आंसर क्या, यानी कि यहाँ पे 2 रखूंगा ना तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 रखूंगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 1 रखूंगा तो एक बार 2 माइनस 1 b1 पे चला जाएगा, 2 रखूंगा तो 2 बार 4 माइनस 1 3 पे चला जाएगा, यानी कि ये इस तरह 1-1 मैपिंग मिल गई। इस फंक्शन को 1-1 साबित करवाएंगा और ये इस पे जाएगा x का x। ठीक है,
ये वाली चीज़ है। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा करवाने का, तो अगर आप देखें तो ए से लेके ए के अलावा बी, यानी कि ए से ए के अलावा बी, ये मुझे आपस में इक्विवेलेंस मिल जाएगी इस फंक्शन के तहत, ठीक है, इस फंक्शन के तहत। और अगर ये इसके इक्विवेलेंस है तो इसको मैं इसके इक्विवेलेंस भी लिख सकता हूँ, ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत। तो ये वाली चीज़ हमारे पास साबित हो जाएगी। अब इसको आप 1 1 ऑन 2 इजीली साबित करवा सकते हैं। ये आपके सामने उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेंगे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कार्डिनल नंबर्स को स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ इजाजत दें, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।